दोस्तों, ये शब्दों की घाटी है। घाटी कहते ही अनुगूंजें सामने आ जाती हैं और जो विषय रखा गया है उसका सीधा संबंध अनुगूंजों से है, प्रेम का। जैसे साहित्य वैयक्तिक और जातीय स्मृतियों की अनुगूंज संभाले रखता है, वैसे ही प्रेम भी। हमारा विषय ऐसा है कि 3 पीढ़ियां मिलकर बतिया रही हैं और एक अदृश्य अलाव है बीच में। गांव में, कस्बों में, जहां हिंदी साहित्य सर्वदा हमेशा पोषण पाता रहा है और बेरोजगार लोग, अवकाश प्राप्त लोग, स्त्रियां और तरह तरह की संभावनाएं जिनके भीतर फूट रही हैं फूलों की तरह, वे सब लोग प्रेम, मृत्यु, सामाजिक विडंबनाएं और राजनीतिक विडंबनाएं, ये अपनी अपनी तरह से आंक रहे हैं, कभी मस्तिष्क में, कभी लिखकर। तो हमारी 3 पीढ़ियां यहाँ इकट्ठा हैं। मैं बीच में हूँ। तो और वैसे भी स्त्री तत्व जो होता है उसको दोनों तरफ हाथ पकड़ते रहने की आदत होती है। उसका जीवन ही इसके लिए होता है कि वो बच्चों को बुजुर्गों से संवाद के लिए प्रस्तुत कर सके। ये विषय है प्रेम की बदलती मुद्राएं। मुद्रा आप जानते हैं नृत्य का शब्द है और योग का भी। योग और तंत्र में मुद्राएं होती हैं अलग अलग, जिसके जो मैक्रोकॉज्म है और जो माइक्रोकॉज्म है उसका एनर्जी का जो पुंज है उसे अलग अलग मुद्राओं से आप अपने भीतर लिंक अप करते हैं, उसके बीच एक पुल बनाते हैं। और जिन्होंने संगीत सीखा होगा उन्हें ये भी पता होगा कि मुद्रा दोष भी होता है एक गायकों में। मुद्रा, भंगिमा और प्रेम जो कि आंतरिकता का सागर है। हम 3 पीढ़ियों में से सबसे छोटे जो हमारे युवा मित्र हैं और बहुत पढ़े जाने वाले लेखक हैं, जिन्होंने अकाल में उत्सव जैसी किताब लिखी है और जिन्हें जुर्म इश्क पे नाज था जैसी किताब लिखी है, उनसे पहला सवाल करना चाहूंगी कि ये जो प्रेम के तेवर अलग अलग हुए हैं, उसमें आपका क्या मत है कि 3 पीढ़ियों के प्रेम प्रस्तावना में क्या अंतर आया है? आपने प्रेम से किसानों के प्रेम, किसान दंपति के प्रेम पर, जैसे होरी और धनिया के प्रेम पर लिखा था प्रेमचंद ने, वैसे ही आपने अपने उपन्यास अकाल में उत्सव में 2 किसान और किसानिन के अंतरंग प्रेम की गाथा कही है। तो 3 पीढ़ियों में जो प्रेम की अभिव्यक्ति का फर्क आया है, पंकज, आप उसे कैसे देखते हैं? जी जी, शुक्रिया अनामिका जी, और सभी को नमस्कार। भालचंद जोशी जी, हरनोट जी, आप सबको नमस्कार। और पहला ही सवाल मुझसे पूछकर थोड़ा सा मुझे संकट में डाला है, फिर भी मैं कोशिश करता हूँ इसका उत्तर देने का। असल में अनामिका जी, मुझे ऐसा लगता है कि समय जो अपने साथ जो परिवर्तन लेकर आता है वो परिवर्तन हर जगह दिखाई देता है। तो जो ये 3 पीढ़ियों का जो समय का जो परिवर्तन है वो वही प्रेम की अभिव्यक्ति में भी दिखाई देता है। और उसी के कारण ऐसा हो रहा है कि अगर मैं अपने समय की बात करूं, जब मैं अपनी युवावस्था की बात करता हूं, तो उस समय प्रेम के पास में अभिव्यक्त होने के
कोई माध्यम ही नहीं थे। कई बार वो गूंगे के गुड़ की तरह बिल्कुल बिना अभिव्यक्त हुए समाप्त हो जाता था और कागजों में, किताबों में दबा रह जाता था और वहीं समाप्त हो जाता था। और उसकी तुलना में जब आज की पीढ़ी के साथ करता हूं तो उनके पास में अभिव्यक्त करने के जैसा एक विस्फोट सा हो गया है कि उनके पास इतने माध्यम हैं अपने प्रेम को अभिव्यक्त करने के कि वो कहीं भी अपने प्रेम को अभिव्यक्त कर सकते हैं। मुझसे पिछली पीढ़ी की अगर मैं और कल्पना करता हूं तो मैं सोचता हूं कि वो और कैसा कठिन समय होगा। अगर मैं जब लेखन पर आता हूं और लेखन में देखता हूं इस सवाल का उत्तर देखता हूं तो मैं देखता हूं कि हाँ, जो प्रेम का बदलता रूप जो है वो साहित्य में भी वैसा का वैसा ही दिखता चला आ रहा है। इन दिनों की जब प्रेम कहानियां पढ़ता हूं, इन दिनों का जब प्रेम पर लिखा हुआ कोई उपन्यास पढ़ता हूं तो देखता हूं कि वहां सोशल मीडिया है और वहां पर इंटरनेट है और कंप्यूटर है और इन सब के द्वारा दौड़ता हुआ प्रेम का रथ है। वो प्रेम का रथ जो पहले अश्वों से हाँका जाता था वो अब सूचना क्रांति के इंजन पर चलकर दौड़ रहा है। तो ये परिवर्तन तो साफ दिखाई देता है तीनों पीढ़ियों में, लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि प्रेम फिर भी प्रेम ही रहता है। वो अभिव्यक्त होने के भले ही उसे कारण मिल रहे हों, नहीं मिल रहे हों, लेकिन वो स्थायी रूप से मन के अंदर उसी तरह से निवास करता है जैसा पहली पीढ़ी में या दूसरी पीढ़ी में या तीसरी पीढ़ी में। जो आपने कहा कि अकाल में उत्सव में मैंने किसान और उसकी पत्नी की कथा लिखी है, तो जब मैं वहां पहुंचता हूं, मैं चूंकि गांव और कस्बे से ही आता हूं, तो मैं वहां पहुंचता हूं तो मैं देखता हूं कि प्रेम वहां पर अभी भी पहले की तरह ही है। मतलब वहां कोई परिवर्तन मुझे नहीं दिखाई देता। तो इसीलिए जब अकाल में उत्सव मैं लिख रहा था तो उसमें किसान और उसकी पत्नी रामप्रसाद और कमला का जो प्रेम है वो शायद वैसा ही है जैसा 40-50 साल पहले रहा होगा। उसमें कहीं कोई परिवर्तन नहीं दिखता। जहां जहां सूचना क्रांति आ गई है वहां वहां सब चीजों में ये परिवर्तन दिखता है, लेकिन जहां सूचना क्रांति अभी विस्फोट की तरह नहीं पहुंची है, मुझे लगता है वहां पर प्रेम ने अभी भी अपना जो पुराना स्वरूप है उसे बचाए रखा है और वो अभी भी उसी तरह दिखाई देता है जैसा शायद 30-40 साल पहले दिखाई देता था। पंकज जी ने एक बात कही कि स्थायित्व का संबंध जैसे किसानों के जीवन से है, जमीन में जुड़ा होना, जमीन से जुड़ा होना और रूटेड होना जिसे कहते हैं, वो अपने भीतर रूटेड होना, ये किसानों के साथ तो हुआ। लेकिन मजदूरों का क्या, जो विस्थापित ही रहे हैं सदा से, और जहाँ परदेसी पिया, हमारे यहाँ तो परदेसी पिया का एक के नाम से पूरी एक श्रृंखला चलती है लोकगीतों की। तो हरनोट जी, मैं आपकी ओर आती हूँ। आप ये मजदूर, जो विस्थापित मजदूरों की प्रेम कहानियां हैं, आपने उसमें तो वियोग ही, मतलब बच्ची आई शादी करके, पहाड़ों में भी उसका एक स्वरूप देखा जाता है। पहाड़ तो पूरी के पूरा का पूरा मनी ऑर्डर इकोनॉमी पे ही चलता है। तो आप जो एक बचपन में शादी हुई, नन्ही सी दुल्हन आई और उसके बाद पहाड़ से उतरा, जैसे उदय प्रकाश की एक कविता में ढेला जो है, या लालटेन, वो मंगलेश जी की डबराल में पहाड़ पे लालटेन है, तो एक ढेले की तरह वो गिरा और कहाँ मिट्टी में धूल धूल हो गया। उसी तरह एक छोटा सा बच्चा नई शादी करके आया है और मजदूरी करने, या चूंकि वहां पर रोजगार के साधन नहीं है तो रोजगार ढूंढने जो मजदूर, किसानों की बात तो उन्होंने कही। अब आप मजदूरों की तरफ से सोचें, आपके पहाड़ों में भी तो लोकगीत और प्रेम कहानियां बहुत होंगे जो वियोग को निवेदित होंगे, परदेसी पियाओं को निवेदित होंगे। और चूंकि आप लोग खुद ही उस विभाग में, पर्यटन विभाग में काम करते थे, तो पर्यटकों की जो टोली आती है, वो जो अकेली वहां वियोगिनी नायिकाएं होती हैं, उनसे जो संबंध अस्थायी बनाना चाहती है, जो जो जिसको लेकर फिल्मों में भी बहुत हल्के ढंग से लेकिन बात हुई है, आप उसके बारे में क्या कहेंगे? आपने इतनी अच्छी कहानियां हमें दी हैं, मगर आप प्रेम के नाम पर सकुचाते रहे हैं। प्रेम कहानियां आपने कम लिखी हैं, जबकि आपका पूरा संसार अलाव के आसपास चलने वाली प्रेम कहानियों का संसार रहा होगा। इस पर आप कुछ कहें। जी अनामिका जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सबसे पहले तो मैं वैली ऑफ वर्ड्स का भी आभारी हूँ
कि उन्होंने ये अवसर दिया हमें रूबरू होने का। लॉकडाउन के बाद हम शायद इस तरह पहली बार रूबरू हो रहे हैं आप लोगों से। आप तो होते ही रहते हैं, और सुबीर जी और भालचंद्र जोशी जी को भी प्रणाम मेरा। तो आप जानते हैं कि मेरा बैकग्राउंड पहाड़ है, और ऐसा नहीं है कि मैंने प्रेम कहानियां नहीं लिखी है, लेकिन वो अलग तरह की कहानियां हैं, प्रेम कहानियां। तो हम जैसे अभी 60 पार मेरी उम्र है, तो अगर मैं पूरा परिदृश्य बचपन से आज तक का देखूं, तो पहाड़ों में पहले प्रेम ऐसा नहीं है कि प्रेम तो होता ही था, लेकिन वो बड़ा मौन और मूक प्रेम होता था कि अगर हम किसी लड़की को देख लेते हैं तो हम अभिव्यक्त नहीं कर सकते थे उस प्रेम को। उसका कारण ये पहाड़ों में होता था कि एक तो वो मतलब उसमें आदर बहुत होता था, उस प्रेम में शिष्टता बहुत होती थी उस प्रेम में, और एक सभ्यता भी थी उस प्रेम में। और इसीलिए आप देख रहे होंगे कि पहाड़ों में जो भी शादियां पहले होती थी, वो प्रेम विवाह बहुत कम थे उसमें, और वो अरेंज मैरिज होती थी। और जब लड़की घर आ जाती थी, या किसी मजदूर के, या कोई नौकरी पेशा लोग, या किसान के, तो वो प्रेम बाद में उनका प्रेम होता था। लेकिन वो परिस्थितियां बदलती रही आस्ते आस्ते। इलेक्ट्रॉनिक माध्यम हमारे सामने आए, सोशल मीडिया हमारे सामने आए, टीवी और दूसरी चीजें हमारे सामने आई। तो उससे क्या हुआ कि जो प्रेम की अभिव्यक्ति है वो बिल्कुल प्रत्यक्ष होने लगी। आप देखो कि प्रेम का मूल स्वभाव समर्पण होता है। तो मैं ये देख रहा हूँ कि जब हम स्कूल टाइम में मतलब 5वीं 6वीं में पढ़ते थे, तो हमारे गांव में मजदूर और दूसरे लोग जो मतलब नौकरी पेशा लोग थे, तो उनकी जो पत्नियां हैं वो हमारे पास आती थी। जैसे जब हम चिट्ठियां लिखना शुरू कर देते थे, पढ़वाने, तो कहती थी कि चिट्ठी हाँ बिल्कुल, पढ़वाने। कि वो मतलब डाकखाने बहुत दूर होते थे, तो वो शाम को काम निपटा के हमारे पास आती थी कि हमारे पति को चिट्ठी लिख दो। तो वो एक एक शब्द मुझे आज भी याद है कि किस तरह वो मतलब अपना दुख व्यक्त करती थी। फिर उसमें वो उस प्रेम में अपनी बात नहीं कहती थी, वो ये कहती थी कि हमारी गाय उसमें बछिया जाई है, और वो आपको बहुत याद करती है। और दूसरी जो जमीनें हैं हमारी, फसलें जवान हो रही है, और आपको हल चलाने आना है, तो वो फसलें आपको याद कर रही है। छप्पर याद छप्पर आपको छवाने आया, छप्पन छूट गई है, हाँ जी, हाँ छप्पर जी, छवाने आना। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, फिर बरसात आ रही है, तो घर जो है वो एक तरफ से कपड़ेल का है, तो वो टपक रहा है, तो आप जल्दी आइए ताकि हमारी चीजें जो कुछ जोड़ रखी हो ना भीगे। तो आप देखो कि इसके पीछे वो प्रेम की अभिव्यक्ति थी, लेकिन वो मौन शर्मीलापन। और जी, भूख बहुत प्रेम था। सुंदर तो बात कही उसके आपने। हाँ, उसमें संकोच भी होता था, और शिष्टता और आदर भी था उस प्रेम में। लेकिन आज आप देख रहे हो कि मतलब इस तेज गति से सारी चीजें बदली है कि अब प्रेम उस मूकता से कहाँ तक पहुंच गया है। मतलब हैरानी होती है कि आज वो प्रेम का स्वरूप ही बदल गया। महात्मा गांधी कहते थे कि जहाँ प्रेम है वहां जीवन है। उसी तरह आप देख रहे हैं कि जो प्रेमचंद जी कहा करते थे प्रेम के बारे में, कि प्रेम का एक ही मूल मंत्र है, और वो है सेवा। उस टाइम सेवा भावना होती थी। और आप देखो कि प्रेम का मूल स्वभाव होता ही समर्पण है ना। हम अगर ये सृष्टि है, तो वो भी मैं तो प्रेम को सृष्टि से जोड़ता हूँ। सृष्टि माँ है, तो उससे बड़ा प्रेम नहीं हो सकता कोई नहीं। तो आजकल जो हमारे सामने इलेक्ट्रॉनिक मीडिया आ गया है, और जो ये उसमें प्रेम तो नहीं रहा, वो एक नुमाइश हो गई है प्रेम की, दिखावा हो गया है अब। और अब प्रेम विवाह हो रहे हैं, लेकिन फिर वो टूट जाते हैं। और आप देखो कि साहित्य में प्रेम विशेषांक निकालने पड़ रहे हैं प्रेम को व्यक्त करने के लिए। क्योंकि जैसे आपने ठीक कहा कि प्रेम समर्पण ही है एक तरह के। अगर मैं अपने साहित्य की बात करूं,
तो मैंने, ऐसा नहीं है कि उसमें मेरी कहानियों में कई जगह उस तरह का प्रेम है, लेकिन वो समर्पण की तरह आया हुआ है और सेवा की तरह आया हुआ है। मैं एक दूसरी तरह के प्रेम की बात करता हूँ पहाड़ों में, कि पहाड़ों का जो प्रेम है, जैसे आपने एक माँ पढ़ती है कहानी, एक माँ पढ़ती है और बिल्लियां बतियाती है कहानी पढ़ी होगी, जिस बिल्लियां बतियाती है में प्रेम ही प्रेम है। लेकिन एक तरफ तो माँ, अकेली माँ है जो विदेश गए बेटे से प्रेम कर रही है, और वो प्रेम किस तरह है कि उनके पास कोई अभिव्यक्ति नहीं है, टेलीफोन नहीं है, चिट्ठियां नहीं है उनके पास लिखने के लिए, और कभी कभार वो चिट्ठी लिख देती है तो वही चीजें जो मैंने भी बताई वही उसमें आ जाता है। लेकिन वो जो उनके मन में उस बेटे के प्रति प्रेम है, वो बेजुबान जो पशु है माँ के पास, वो वहां अभिव्यक्त करती है। वो अपने गाय से पतियाती है, वो अपनी बिल्लियों से पतियाती है। तो आप बहुत देखो कि सुंदर, वो बहुत संवाद सुंदर। गाय भी करती है, उस तरह से मुझे वो अभिव्यक्त करती है चीजों को। जी, प्रेम तो वही है जब एक के बहाने सारी दुनिया से इश्क हो जाए और पूरी दुनिया से जी जी अपनी बिल्कुल। अपनी लगने लगे, सुहावनी सुहावनी लगने लगे। तो अब मैं आती हूँ जस का फूल के लेखक अपने भालचंद्र जोशी जी पर, जिन्होंने प्रेम कहानी, मतलब दो धर्मों के बीच जो प्रेम सुलगता है कभी कभी विपरीत परिस्थितियों में, जो हमारे यहाँ सब तरफ, लेकिन एक बात देखेंगे कि अंतर वैयक्तिक जो स्पेस है वो अभी तक कम पॉल्यूशन उसमें हुआ है, कम उसमें क्या कहते हैं विषाक्त कम हुआ है। अभी भी चूंकि सार्वजनिक स्पेस कहीं भी हमें उस तरह से नहीं मिलता जहां तुमुल कोलाहल कलह में मैं हृदय की बात रे मन का स्कोप हो, तो कम से कम प्रेम जब आदमी करता है, चाहे वो क्षणिक संघात ही हो। आप बहुत पुराने साहित्य में भी देखेंगे कि दो दियों की तरह, दो लहर में बहते हुए दो दिए हैं, वो आपस में थोड़ी देर के लिए सटे, सट के बहे और फिर अलग अलग हो गए। इस तरह से कबीर ने भी कहा है कि उठा बगुला प्रेम का, तिनका उड़ा आकाश, तिनका तिनके से मिला, तिनका तिनके पास। वो आकाश में प्रेम का बगुला उठा, दो तिनके साथ उड़े, थोड़ी देर आकाश में सटकर रहे और फिर अलग अलग हो गए। तो ऐसा नहीं है कि क्षणवाही प्रेम का और स्वरूप पुराने साहित्य में नहीं है। जहाँ जीवन को ही क्षणिक माना गया, वहां दो आत्माएं क्षणिक रूप से संघात हुआ, उनका संवाद हुआ और फिर वो योग में चली गई। और उसके बाद जैसा इन्होंने सब्लिमेशन की बात की, इन्होंने उच्चाशयता की बात की हेडनोट साहब ने, कि प्रेम अंततः परिणत हो जाता है सेवा भावना में एक जैसे कि उसने कहा था कहानी में, उसने कहा था कहानी से ज्यादा महीन और मतलब उदात्त प्रेम कहानी कम ही होगी। तो आपने जो कहानियां लिखी है या जस का फूल लिखा है, उसमें ये दो लोगों के बीच क्या क्या जो सेक्रेड स्पेस प्रेम है, और खासकर ऐसी पीढ़ी में जिसको अंतरजाल वाली पीढ़ी को अक्सर दुख देखा जाता है कि वो क्षणिक संवेगों की पीढ़ी है। लेकिन मैं देखती हूँ, मैं यूनिवर्सिटी में पढ़ाती हुई अलग अलग तरह के जोड़ों से मिलती रहती हूँ। एक काउंसलिंग सेंटर भी है हमारा यूनिवर्सिटी दिल्ली विश्वविद्यालय में, जहाँ तरह तरह की टूटी हुई बिखरी हुई प्रेम कहानियां, जैसे शमशेर की टूटी हुई बिखरी हुई थी, उस तरह के की इंटेंसिटी से शुरू होती हैं और फिर बिखर जाती हैं। लेकिन एक बात मैंने देखी है कि वो एक मुहावरा चल पड़ा है, पार्टिंग एज फ्रेंड्स। वो पहले की तरह बहुत ज्यादा, पहले जैसे दो अगर बिछड़ते थे तो एक तरह के शहरों में खासकर एक तरह की तिक्तता के साथ, अब लोग बिछड़ते हैं तो एक तरह की दोस्ती के साथ कि चलो हमें कहीं और नौकरी मिल गई या हमारा संबंध आगे नहीं, विवाह नहीं परिणत नहीं हुआ, लेकिन एक मैत्री भाव, जिसको बुद्ध मैत्री भाव कहते हैं, उस तरह के मैत्री भाव में परिणत हो जाती। तो क्या आपको ऐसा लगता है कि प्रेम जो है ये उच्चाशय भावनाएं जगाने में इस विषाक्त युग में अभी भी सक्षम है? भालचंद जी। जी बहुत बहुत धन्यवाद अनामिका जी, और वैली ऑफ वर्ड्स के को भी मैं धन्यवाद देना चाहूँगा। अपने मित्रों अनोट जी और पंकज जी दोनों को धन्यवाद और बहुत बहुत नमस्कार।
प्रेम की जिस बात को लेकर अनामिका जी ने प्रश्न किया है, मैं उसी के संदर्भ में कहना चाहूँगा कि दो बात मैंने सुनी। हरनोट जी ने भी और पंकज ने भी एक बात कही, वो दोनों में कॉमन थी कि गांव में प्रेम अभी भी सुरक्षित है। लगभग यही बात, यानी प्रेम का जो आदिम सौंदर्य है, प्रेम का जो परंपरागत सौंदर्य है, वो गांव में अभी बचा हुआ है। वो इसलिए बचा हुआ है कि जैसे पंकज ने कहा कि वहाँ पर अभी सूचना क्रांति का हल्ला नहीं पहुँचा है, वो विस्फोट नहीं हुआ है। और आपने जो कहा कि दो पंछियों के क्षण भर साथ रहकर अलग होने की बात, मैं बात वहाँ उसकी भी करना चाहूँगा कि प्रेम की अमरता प्राय हमारे यहाँ उसकी विफलता में ही खोजी जाती है, या बल्कि उसी पर टिकी हुई होती है। हमारे यहाँ प्रेम के हासिल की अनुपस्थिति को उसी ढंग से देखा जाता है कि हासिल की अनुपस्थिति से मेरा आशय है कि उस विफलता से ही है मेरा आशय कि किस तरह से चीज़ें जब बदलती हैं, सारी स्थितियां बदलती हैं, लेकिन ज़्यादा असरदार, ज़्यादा समय तक उसका असर बना रहता है, ज़्यादा उसकी अमरत्व बना रहता है, वो उसकी विफलता में माना जाता है। हम लोग ऐसा हिंदी कहानी में तो प्राय लगभग यही माना गया, चाहे वो देवदास हो जो, और चाहे गनाओं का देवता हो, कसब हो, तमाम और भी उपन्यास है, मुझे चांद चाहिए। तो मुझे ऐसा लगता है कि जब हम प्रेम की बात करते लगते हैं तो एकाएक हमारे भीतर कोई एक स्वरूप होता है, वो एक चीज खनकती है। प्रेम तो खुद एक क्षण की चीज है, एक क्षण में लिया जाने वाला निर्णय है। सोच कर ठहर कर प्रेम मेरे विचार से नहीं किया जा सकता है, वो मुमकिन भी नहीं है। मुझे याद है हमारे एक दोस्त थे, हम लोग कॉलेज में पढ़ते थे, उन्हें जब प्रेम हो गया था तो उनकी बड़ी तकलीफ थी कि हम उनकी चिट्ठी कैसे पहुंचाएं। हमने, हमारे एक दोस्त थे प्रोफेसर, उनसे कहा कि भाई इनकी चिट्ठी उनकी पहुंचा दिया करो उन्हें। तो उन्होंने कहा मैं तो उसमें क्लास लेता ही नहीं उस लड़की के। तो हमने ऐसी व्यवस्था पहले की कि वो उसमें क्लास लेना शुरू करें, उस लड़की जहाँ पढ़ती थी, जिस क्लास में, उस पीरियड उनका वहाँ पर हमने शुरू करवाया। और फिर कहा कि भाई अब इसकी चिट्ठियाँ दिया करो। वो बेचारे बहुत कलपते हुए कहते थे कि किसी दिन पकड़ा गया तो मेरी नौकरी तुम्हारी इस प्रेम में बलिदान हो जाएगी, और तो कुछ हो ना हो। तो जस का फूल जिक्र किया तो मैं कहना चाहूंगा कि देखिए, जिस वक्त लड़की पूछती है लड़के से कि क्या सोचा तुमने प्रेम के बारे में, तो उसने कहा कि मैं शादी करना चाहता हूँ, मैं मुस्लिम हो जाता हूँ। तो उसने कहा कि क्यों, तुम मुस्लिम क्यों हो जाना चाहते हो? मुस्लिम हुए बगैर प्रेम नहीं किया जा सकता क्या? मुस्लिम हुए बगैर शादी नहीं मुमकिन है क्या? तो वो एक जो क्षण होता है, बस वहीं से चीज़ों के, स्थितियों के, उपन्यास में दरवाजे खुलते हैं। वो निर्णय लड़की तभी समझ जाती है कि अब ये प्रेम उसकी परिणति तक नहीं पहुंचेगा, उस मुकाम तक नहीं पहुंचेगा जहां लड़का सोच रहा है। चीजें आगे और ज्यादा जटिल होने वाली थी, क्योंकि 1982 के राम मंदिर के दंगे हो चुके थे, वो चीजें घटित हो चुकी थी, उसके बाद स्थितियां बनी थी। प्रेम, देखिए प्रेम हमारे यहाँ शुरू से ही लेकर हम एक बात कहें तो एक आदिम समय से पूरी एक अरुचि और एक किस्म की घृणा का विषय रहा है समाज में। उसे कोई बहुत ज्यादा पसंद नहीं किया जाता था। कितने भी प्रगतिशील लोग हो, जब उनके घर पर बात आती थी तो वो थोड़े चौकन्ने हो जाते थे और सतर्क हो जाते थे, या सीधे सीधे कहें तो उनको बहुत परहेज रहा इन बातों से कि घर की लड़की कहीं प्रेम न कर बैठे, या प्रेम कर लिया है तो अब क्या होगा। तो ये जो परंपरागत जो अरुचि है, जो घृणा है, इसे एक किस्म का कहें हम स्वाभिमान, कुल गौरव जैसी सामंती सोच ने पोषित किया और पोषित करती चली आ रही है। लेकिन सबसे बढ़िया यदि हम बाजार का एक कोई पक्ष माने तो वो एक यही है कि उसने इन चीज़ों को धीरे धीरे तोड़ना शुरू किया है। एक मेरठ जैसे छोटे से शहर से आकर एक लड़की
मिस वर्ल्ड बनती है और जाकर अमेरिका में जाकर सेटल होती है और शादी करती है अमेरिकन लड़के से। ये एक बड़ी घटना है, वो सामान्य ढंग से घट गई, लेकिन अपने आप में यह एक बड़ी घटना है। चीज़ें इसी तरह से बदल रही हैं। किसी को जिस तरह सूचना क्रांति आई, बाजार आया, तो ये इसने सबसे बड़ा एक सकारात्मक पक्ष उसका हम ये भी मान सकते हैं कि उसने वैल्यूज तोड़ी। उसके कारण चाहे जो हो, नहीं तो पहले तो सजातीय विवाह में भी प्रेम शब्द आ जाता था तो बहुत सारे खतरे उत्पन्न हो जाते थे उस प्रेम को मुकाम तक। वहाँ वर्ग वाला सवाल आ जाता था कई बार। वर्ग हाँ, वर्ग वर्ग भी, आ वर्ण जाता भी, था, जाति भी, वर्ण धर्म की भी सब। भूमिका ज्यादा रहती थी उसमें। तो बाजार ने इन चीजों को सबसे पहले तोड़ा। अब क्या है कि जब एक लड़की 15 लाख 20 लाख का पैकेज में काम कर रही है, तो सीधे सीधे परिवार को लगता है ठीक है भाई, किसी भी समाज की हो, लेकिन आर्थिक पक्ष इतना बड़ा दिखाई देता है कि उन्हें लगता है कि ठीक है, शादी की जो ममानियत थी, जो उसके पर पाबंदियां थी, वो हटने लगती है और स्वीकृति मिलती है। तो आर्थिक कारण रहे, सामाजिक कारण बदलने लगे, हैसियत बदलने लगी। जो निम्न वर्ग से जो लोग गए, उन्होंने अच्छी नौकरियां करके बड़ी जगह हासिल की। तो चीजें इस तरह से बदली और प्रेम का स्वरूप इस तरह से बदला। तो मैं क्या सोचता हूँ कि ज्यादा जनतांत्रिक हुआ? अगर इसने बाड़े मीरा के प्रेम बेल की तरह, अब तो बेल फैल गई, आनंद फल होए, तो अब आनंद फल हो रहा है क्या? इसने बाड़े तो कटीली बाड़े फलांग लिए हैं, बहुत सारे वर्गों के भी, वर्णों के भी, धर्मों के भी, अपने कम से कम शहरों में जो दलितों के लिए एक नया स्पेस है, पिछड़ी जाति और पिछले वर्गों के लिए एक नया खुलता खिलता हुआ सा स्पेस नजर आता है, ये भी एक बात है। तो उसने कुछ तो बाड़े, कटीले बाड़े लांघे हैं। लेकिन आपको क्या लगता है कि आपसदारी जो बनती है वो मैत्री श्रृंखलाओं पर आप क्या कहेंगे? बहुत जल्दी क्यों? एक जगह मैंने कहीं पढ़ा था कि विवाह तो संभावनाओं का दी एंड होता है, फिल्मों की तरह जैसे दी एंड होता था। तो हम ऐसा करते हैं, हम एक मैत्री श्रृंखला बनाते हैं, जब तक तुम्हें सर्वस्व अपना बेस्ट दे सके, अपने जीवन का तुम्हारा बेस्ट उद्घाटित कर सके, तब तक साथ रहते हैं, वरना अच्छी तरह से बिना कलह किए अलग हो जाते हैं। ये जो सहजीवन वाला वो है, प्रस्तावना है, उसमें ये मैं अक्सर, मतलब बड़े शहर के बच्चों की भी बात करें अगर, तो ये उनके मन में एक बात रहती है कि ठीक है, जब तक साथ हम एक दूसरे की संभावनाएं विकसित कर सकते हैं, सारे बाड़े तोड़कर वो मिलते हैं, लेकिन थोड़े दिन बाद ऐसा लगने लगता है उन्हें कि हम एक दूसरे के लिए ऐसा ब्रीदिंग स्पेस नहीं दे पा रहे हैं, तो वो बहुत थोड़ा सा झगड़ा करते हैं, फिर आराम आराम से अलग हो जाते हैं। ये जो नई घटना है वो किस तरह से आप देखते हैं, और इससे क्या उनके मानसिक पर्यावरण पर या उनके बुढ़ापे पर या उनके बच्चों पर कोई उल्टा असर पड़ता है? आप इसे कैसे देखते हैं? क्योंकि जीवन सिर्फ युवावस्था में नहीं होता, जीवन युवावस्था के पार भी होता है। बुढ़ापे में भी एक साथी की जरूरत होती है, बच्चों को एक माँ बाप दोनों जोड़ों की जरूरत होती है। तो नए लोग इस तरह से क्या सोचते हैं, इस बारे में मैं तीनों से पूछना चाहूंगी, लेकिन आप शुरू करिए। प्रेम की जो बदलती मुद्रा है वो यही है। जो लेविन आया, जो सहजीवन आया, वो उसने प्रेम की मुद्रा को इसी तरह बदला। और इस मुद्रा को बदलने में मैं सोचता हूँ कि डॉलर का बड़ा हाथ है, करेंसी का बड़ा हाथ है, आर्थिक कारण भी बड़े रहे कि एक व्यक्ति एक बड़े शहर में अकेला नहीं रह सकता। और जो आपने बताया कि वो एक सुविधा तो है ही कि जब तक जीवन साथ चले और फिर अलग हो गए, लेकिन इसके बीच प्रेम की ऊष्मा कितनी देर तक और कहाँ तक टिकेगी, ये इस बात पर निर्भर करता है कि उनके बीच प्रेम था भी या नहीं था, या सिर्फ एक किस्म का समझौता था। क्योंकि प्रेम समझौतों पर नहीं चलता है। हालांकि जीवन में सबसे कठिन काम समझौते होते हैं, लेकिन फिर भी प्रेम एक ऐसी चीज है, एक ऐसा तत्व है कि जो समझौते पर नहीं चल सकता है। और यदि उसे चलाने की कोशिश की जाएगी तो वो ज्यादा दूर तक और देर तक कई बार शुरू में प्रेम होता है, लेकिन लड़का
कभी लड़का कभी लड़की, मैं जो एकदम नई कहानियां यूनिवर्सिटी में देखती हूँ उसके साक्ष्य से कह रही हूँ कि कोई आउटग्रो करने वाली जो स्थिति होती है, चूंकि हमारा बहुत ही ज्यादा हमारा पहले नहीं होता था, लेकिन अब लड़कियों की भी का भी करियर मैप होता है, वो उसके उसके भी कुछ बढ़ने के मापदंड होते हैं। तो होता क्या है कि कोई किसी को आउटग्रो कर गया तो अहंकार का समंजन ठीक से हो नहीं पाता, वो आपस में संवाद से उसको ठीक ढंग से सुलझा नहीं पा रहे हैं। और ये क्या हुआ, अगर आपने अहंकार का विलयन कर ही दिया है तो ये तू मैं क्यों लगी रहनी चाहिए, लेकिन तू मैं लगी रहती है। और मतलब ये मुश्किल हो जाती है कि किसी एक का अगर सामाजिक या आर्थिक विकास अधिक होता है तो दूसरा व्यक्ति उदास हो जाता है, वो एक तरह से परित्यक्त जैसा महसूस करने लगता है, और तब जाके फिर धीरे धीरे वो अलग होने लगते हैं लोग। वो उर्वारुकमिव बंधनात्, जैसे पक्के खरबूजा खुद ही लतर से अलग हो जाता है, वैसे लोग अलग हो जाते हैं, है ना। तो वो ऐसा, ये बड़ी विकट स्थिति है जो मुझे चिंता में डालती है। और अक्सर वो बुढ़ापे तक जाते हुए बहुत चिड़चिड़े, दुर्बल और अजीब, मुझे बहुत तकलीफ होती है। स्थिति पर हम सबका एक नजरिया चाहेंगे। जब वो प्रेम से बड़ा हो जाता है तो वो सबसे पहले प्रेम के आनंद की हत्या करता है और उसी में अपनी शरण स्थली भी देखता है कि, और इसी का विकल्प उन्होंने खोजा कि शादी न करके सिर्फ एक किस्म का सहजीवन शुरू किया जाए। शुरुआती प्रेम एक किस्म का हम कह सकते हैं कि उम्र का आग्रह का प्रेम भी रहता है। ठहराव तो बहुत बात की बात चीज़ है, जब ठहराव आना शुरू होना चाहिए तब जाकर वो उस ठहराव और उस प्रेम से ज्यादा बड़े हो जाते हैं। इस कारण से भी मैं आप तक आती हूँ, अब मैं पंकज जी पर तुम्हारा जानना चाहूंगी। पंकज, आपको क्या ये लगता है, आप नया उपन्यास भी नई पीढ़ी की प्रेम कहानियों पर लिख रहे हैं, ये जो क्षणिक संघात होते हैं, अहंकार का घट उनका फूट के बूंद में समुद्र हो जाने की स्थिति नहीं होती, तो आप इसका निवारण क्या समझते हैं? एक बात तो अच्छी हुई है कि ये आप जनतांत्रिक हुए हैं लोग, और एक मिस्टेक खत्म हुआ है, जैसे कि आप सब दोनों ने, तीनों ने कहा, उन दोनों ने कहा कि एक पहले चुप्पी का एक मिस्टेक होता था, और एक रेजिमेंटेड समाज में आसपास सामने हो ही नहीं पाते थे ज्यादा देर तक के लिए, तो अति परिचय के दोष से जो अरुचि अनादर होता है, मतलब जिससे मलयागिली की भीलनी चंदन जला देती है रहीम के शब्दों में, तो अति परिचय पहले जोड़ों में हो नहीं पाता था जैसे बहुत ज्यादा, क्योंकि बहुत तरह का लाज लिहाज था। संयुक्त परिवार में तो कोई अपना बच्चा भी गोद में नहीं उठाता था बुजुर्गों के सामने, तो अभिव्यक्ति सीमित होना, या प्रेम की तरह कविता भी इशारों में बोलती थी, कविता की तरह प्रेम भी इशारों में बोलता था, तो उसका मिस्टीक बहुत दिनों तक जमा रहता था। अब जब विस्थापित जोड़ों के बारे में आप बात कर रहे हैं, जो अपने घर में, अपने गांव से, अपने शहर से बहुत दूर जाके तरह तरह के संघर्ष करते हुए, क्योंकि इन जोड़ों को मैं ध्यान से देखती हूँ तो मुझे सहानुभूति भी होती है और चिंता भी, तो आप इन प्रश्नों को कैसे उठा रहे हैं और इसका समाधान आप कैसे, जैसे उसने कहा था, कहानी अगर आपको दोबारा लिखनी पड़े पंकज, तो आप किसके पर्सपेक्टिव से लिखेंगे? जी जी, अगर उस, हाँ बोलो जी। असल में जो मैं इनकी युवाओं की कहानी लिखने, इनकी प्रेम कहानियों में जब उतरना मैंने शुरू किया, तो मैंने बहुत सारे कारण देखे उन कहानियों में कि ये बहुत क्षणिक रिश्ता रखकर जो अलग हो जाते हैं। बहुत सारे कारण हैं उसके पीछे। एक दो कारण जिन पर मैं चर्चा जरूर करना चाहूंगा कि एक तो पहले क्या होता था कि हम लोग संयुक्त परिवार में विकसित होते थे। हमारी अपब्रिंगिंग पूरी संयुक्त परिवार में होती थी। संयुक्त परिवार में हमारी ईगो, हमारी बहुत सारी चीजें वो बहुत बढ़ नहीं पाती थी, क्योंकि एक संयुक्त परिवार में बहुत एडजस्टमेंट, और उस सब के कारण जो बच्चे आगे निकल कर आते थे वो बहुत एडजस्ट करने वाले होते थे कि वो परिस्थितियों के अनुकूल अपने आप को एडजस्ट कर लेते थे। और अब क्या हो रहा है कि अब वो सिंगल परिवारों से निकल कर आ रहे हैं, एकल परिवारों से निकल कर आ रहे हैं, तो
वो बहुत एडजस्ट करने की स्थिति में नहीं रहते हैं, वो अपने परिवार में भी एडजस्ट नहीं करते हैं। तो एक प्रवृत्ति जो मैंने बहुत बहुत ज्यादा देखने में आ रही है कि बच्चे प्रेम तो करना चाहते हैं लेकिन वो किसी कमिटमेंट में नहीं बनना चाहते हैं, शादी नहीं करना चाहते हैं। ये बहुत बड़ी समस्या है। मैंने बहुत बच्चों को ऐसे, जब कहानी के रिसर्च में मैंने देखा तो देखा कि 35-35 साल की उम्र तक के बच्चे हैं और माँ बाप शादी के लिए भी दबाव डाल रहे हैं कि तुम्हारी ही पसंद की कोई लड़की या लड़का बता दो, और शादी कर देते हैं। तो वो उनका ये कहना है कि अभी हम शादी नहीं करना चाहते। तो प्रेम, क्या इसका एक कारण ये होता है कि ओवर एक्सपोज रील की तरह इन्हें सिर्फ मॉडलों और हीरोइनों की तरह की लड़कियां चाहिए होती हैं, और वो ओवर एक्सपोज रील, जैसे पहले आप चौराहे पे हम लोग फोटो खिंचवाने जाते थे तो ग्रीन रूम होता था और वो उसको बहुत छुपा के रील रखता था कि रोशनी बहुत जलेगी तो रील खराब हो जाएगी, वो जो फोटोग्राफर होता था। तो अब तो वो नहीं होता इलेक्ट्रॉनिक कैमरों में, लेकिन मुझे बचपन का वो दृश्य याद है। तो आपको ऐसा लगता है कि वो एक ओवर एक्सपोज रील है और बहुत एक्सपोजर होने से प्रेम का वो मिस्टेक नहीं रह पा रहा, या बहुत ज्यादा मानदंड ऊंचे हो, या भौतिक सौंदर्य बहुत ज्यादा प्रभावशाली, मतलब उनको चाकचिक्य वाला सौंदर्य ज्यादा आकर्षित करता है। और जो घर की मुर्गी तो पहले भी दाल बराबर थी, तो लेकिन अब तो दाल से भी कम मुर्गी की कीमत हो गई। तो ऐसे जो पद्मिनी नायिकाओं जैसी स्त्रियां नहीं हो, मान लो, तो उनके लिए प्रेम क्या असंभव हो गया है? क्या व्यक्तित्व का चाकचिक्य का होना व्यक्तित्व में वो प्रेम के लिए आवश्यक हो गया है? ये पहले तो हर तरह के लोगों का अपना जोड़ा बन जाता था, और प्रेम के मतलब सौंदर्य, शारीरिक साहचर्य जन्य प्रेम की पूरी एक कैटेगरी है। तो उस तरह से आप समझते हैं कि कैसे नए जोड़ों में ये एक समस्या ओवर एक्सपोज होने की भी है? जी बिल्कुल है। और ये ओवर एक्सपोज होने के साथ साथ जो भालचंद जोशी जी ने कहा कि बाजार घुस गया है प्रेम के अंदर, तो चूंकि बाजार जब प्रेम के अंदर घुस गया है तो वो बहुत सारी चीजें बाजार भी नियंत्रित कर रहा है, और वो बच्चे जो हैं वो बाजार के हिसाब से भी प्रेम कर रहे हैं। ये एक बहुत खराब परिस्थिति है हमारे लिए कि हमारे बच्चे बाजार के हिसाब से प्रेम कर रहे हैं। क्योंकि मैंने इसमें चुगताई जी की एक संभवतः कहानी पढ़ी थी जिसमें एक हाथ जो है पालकी में से बाहर निकलता है और नवाब साहब उस हाथ से प्रेम कर बैठते हैं। तो वो वही जो आपने कहा कि वो जो ओवर एक्सपोज हो गई हैं चीजें, आप जिसके साथ रोज रह रहे हैं, जिसके साथ आप 24 घंटे, जो लिव इन रिलेशन है, और अब तो एक और लिव इन का भी और दूसरा स्वरूप सामने आ रहा है धीरे धीरे शहरों में, जो मैं अपने उपन्यास में ला रहा हूँ कि मल्टीपल लिव इन है, मतलब एक साथ कई लोग रह रहे हैं। तो ये सब जो है, इसमें प्रेम, मुझे नहीं लगता कि कहीं प्रेम अपने आप को सुरक्षित रख पा रहा है। मुझे लगता है कि ये देह है और देह की आवश्यकताओं के लिए वो कुछ एक समझौता है और एक तात्कालिक उन्होंने गठबंधन किया है और साथ रह रहे हैं। पर जो प्रेम है वो यहाँ तो सुरक्षित रह नहीं पाया है। जो जितनी जिन कहानियों का मैंने अध्ययन किया, तो उन सबको लगता है कि वो प्रेम में है, लेकिन जब हम गहरे उतरते हैं तो हम पाते हैं कि वो प्रेम में तो कहीं नहीं है, उनके अंदर प्रेम तो है ही नहीं, क्योंकि वो अपने साथी की छोटी छोटी चीजें बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। वो अपनी साथी की कोई ऐसी चीज जो कि उन्हें पसंद नहीं है। हम अगर पुराने समय में देखेंगे, अगर हम अपने माता पिता के समय को देखेंगे, तो हम देखते हैं कि वो एक दूसरे की बहुत सारी ऐसी चीजें जो इन्हें पसंद नहीं, उन्हें पसंद नहीं है, उसके साथ सहजीवन करते हुए चलते हैं। और लेकिन अब हम ऐसे समय में खड़े हैं जहां पर ये जो पीढ़ी का प्रेम है, ये पीढ़ी एक दूसरे की किसी भी ऐसी चीज को बर्दाश्त नहीं करती है जो कि उन्हें पसंद नहीं है। तो अगर आप इस स्थिति में आ गए हैं तो मुझे लगता है कि ये प्रेम नहीं है। और जो आपने कहा कि उसने कहा था को लिखूंगा तो किस परिप्रेक्ष्य में लिखूंगा, तो मैंने एक छोटी सी कहानी चौथी, पांचवी और छठवीं कसम लिखी है, जो लड़के की तरफ से लिखी है कि लड़का रेणु की 3 कसमों के बाद चौथी, पांचवी और छठी कसम खाता है, और वो कसमें इसी तरह से इंटरनेट पर और ये सोशल मीडिया पर जो जिसको वो प्रेम कहता है, मैं कहता हूं कि उसके लिए शायद कोई एक नया शब्द हमको गढ़ना पड़ेगा कि जो इस तरह के वर्चुअल स्पेस पर जो जन्म ले रहा है वो प्रेम है कि नहीं, और अगर नहीं है तो उसको एक नया नाम दे दिया जाए, क्योंकि प्रेम वहां जन्म शायद नहीं लेता हो। तो वो
उन सब जगहों पर उसके साथ में कुछ घटनाएं होती हैं और वो एक के बाद एक, चौथी फिर पांचवी फिर छठवीं कसम खाता है और प्रेम की दुनिया से बाहर निकल आता है। तो मुझे लगता है कि प्रेम की ये जो बदलती हुई मुद्रा है ये खतरनाक है, क्योंकि इसमें आप समझ रहे हैं कि आप प्रेम में हैं, लेकिन मुझे लगता है वो वर्चुअल प्रेम है, आभासी प्रेम है, और वो प्रेम नहीं है जो मैं जिस नतीजे पर पहुंच रहा हूं। जी हरनोट जी, आपकी तरफ मैं चलती हूँ। एक बहुत होता था ऐसा कि लोग जाते थे शहर पहाड़ों पर पत्नियों को छोड़कर, और वहां उनके नए संबंध बन जाते थे। वो भी एक खास तरह की स्थिति होती थी जो विस्थापन के साथ बहुत दिनों तक जुड़ी रही और अभी भी जुड़ी हुई है। उसकी समस्याएं कुछ ना कुछ इस तरह की समस्याओं से, अब हम ऐसे समय में रह रहे हैं जब हमारे भीतर समय तो बह ही रहा है। पहले आगे कहते थे हरी घास पे क्षण भर, अब तो वो घास भी नहीं हरी रही, वो भी सूखने लगी है और जमीन भी बह रही है। हम एक जगह टिकते ही नहीं है तो हमारा प्रेम परवान नहीं चढ़ पाता, ऐसा कहती है नई पीढ़ी। तो आप बताएं आपको, और दूसरा कि तीनों पीढ़ियों का आपसी प्रेम में बाहर निकलते हुए, या जिसको आकर्षण कह रहे हैं पंकज, यौनाकर्षण सिर्फ सीमित, वो उसका कई होता था कि पीढ़ियों बुढ़ापे की किसी को चिंता नहीं है। और अब बच्चों की जो अब नई पीढ़ी आप ले आए हैं, उनको कैसा लगेगा, उस अकेलेपन को वो कैसे बर्दाश्त करेंगे जो उनको माँ बाप के अलग होने से होता है। ये जो त्याग वाला पक्ष प्रेम का कमतर हुआ है, या मटिया देने का, अगर जीवन में प्रेम नहीं भी है तो भी स्नेह से वात्सल्य से काम चला लेने का, जीवन को प्रेम को ग्लैमरस इतना किया गया है कि उसका रस तत्व विलीन हो गया है, वो ग्लैम रह गया और रस चला गया है। इस बारे में कुछ उपाय आपको समझ में आता हो? आपने तीनों पीढ़ियों के प्रेम देखे हैं, जो वो छुपा हुआ संकुचित मतलब संकोच करता हुआ उदात्त प्रेम भी देखा है, एक दूसरे से मटियाते हुए, एक दूसरे के दोष ढूंढन चश्मा ना पहन के जो उसमें प्यार करने लायक है उसी से संवाद करते हुए, वो वाला प्रेम। और एक थोड़ा सा अहिष्णु जिसको लगता है कि प्रेम ना हुआ वो एक तरह की सीढ़ी हो गई जहां पर आपको किसी भौतिक उद्देश्य की प्राप्ति के लिए एक सहारा चाहिए। तो एक दूसरे का प्रेम एक दूसरे का शुभ पक्ष उद्घाटित करने वाला प्रेम जो आप देखते हैं, उससे जुड़ी जो कहानियां आपने पढ़ी हैं, क्या आपको ऐसा लगता है हरनोट जी कि हम अब जो है उसको तो बैक ईयर में ले नहीं जा सकते, तो हम उसको इमेजेस जो हम अभी वर्चुअल स्पेस में दे सकते हैं, इनके पास प्रेम के मॉडल ही नहीं रहे। तो आप लोगों की कहानियां प्रेम के जो, मैं अंतिम सवाल यही करूंगी आप तीनों से, कुछ जो बहुत इंपॉर्टेंट क्षण आपकी पढ़ी हुई और लिखी हुई कहानियों में प्रेम की के मॉडल के रूप में आपको हमेशा सहारा देती हूँ, उनके बारे में बताएं। और आप दोनों भी इस सवाल के लिए तैयार हो जाएं। मैं इसी पर सवाल का, उसके बाद मुझे समय लग रहा है कि निकल रहा है, तो 2-3 क्षण आप सब ढूंढ लें जो आपके मन में प्रेम के मानक की तरह, अपनी कृति से भी ढूंढ सकते हैं, पढ़ी हुई कृतियों से भी ढूंढ सकते हैं, जिसपे हमें सीरियल बनाने चाहिए, फिल्में बनानी चाहिए। वुदरिंग हाइट्स पे जैसे फिल्म बनी थी, तो एक तरह से बहुत सारी ऐसी प्रेम कहानियां जिसपे फिल्में बनी है। और अब फ्यूडल समय की जो लैला मजनू और रोमियो जूलियट वाली परिस्थितियां, तो सामंती समाज में हम नहीं रहते, तो नई परिस्थिति में वो प्रेम की उद्दाम ज्वाला कैसे प्रस्तुत कर सकते हैं वो क्षण, ये मुझे आप तीनों से जानना है। हरनोट से पहले आप अपनी कहानी से या पढ़ी हुई कहानी से कुछ बताएं। अनामिका जी, जैसे अभी ये सभी ने माना कि प्रेम जो है उसके बहुत से रंग है, अनेक रंग है प्रेम के, लेकिन आज जो ये प्रेम में जो एक गांठें पड़ रही है, इसके बहुत से कारण हो सकते हैं। जैसे रहीम का एक दुआ है कि रहीमन खोजे ईख में जहां रसनी की खानी, जहां गांठ तहां रस नहीं, यही प्रीति में हानि। तो सबसे बड़ी हानि मुझे यही लगता है
कि जो प्रेम में जो गांठें पड़ रही है कि हम बहुत जोश से जो युवा पीढ़ी है वो प्रेम में आती है। और इसका एक कारण ये भी हो रहा है कि जिस तरह एक खुलापन प्रेम में आज आ रहा है कि आप जिससे प्रेम करते हैं उसके साथ उठते हैं, बैठते हैं और रह रहे हैं, और उसके बाद 2-3 सालों के बाद वो शादी हो जाती है और कुछ दिनों के बाद वो प्रेम टूट जाता है, तो वहाँ स्थायित्व नहीं है। हम जैसे आपने 3 पीढ़ियों की बात करी, तो मैं लोक में बहुत सी इस तरह के लोकगीत हैं। हिमाचल में इतनी बढ़िया कहानियां हैं। आपने राजू फुलमों की कहानी सुनी होगी, आपने हीर रांझा तो पंजाब से है, लेकिन कुंजू चंचलो की बहुत मशहूर कहानियां हैं कि जो मतलब देख के जो जिसका हम उदाहरण दे सकते हैं। जैसे कृष्ण और राधा के प्रसंग है, उसी तरह लोक में भी प्रेम के बहुत से प्रसंग है। लेकिन आज जिस तरह मुझे यही लगता है कि जैसे सुबीर जी ने कहा, जोशी ने कहा कि ये बाजार जो आ गया है और जो टेक्नोलॉजी हमारे पास है, क्योंकि हम टेक्नोलॉजी की तरफ बहुत ज्यादा जा रहे हैं, और जो सबसे बड़ी बात तो ये है कि जो माँ बाप बच्चों को समय नहीं दे पा रहे हैं, वहां भी एक बहुत बड़ी हानि हो रही है। किसी के पास समय नहीं है, और सारे लोग, अगर आप ये देख रहे हैं कि प्रेम के बारे में या मतलब वो जो आकर्षण है वो अब आंतरिक आकर्षण नहीं रह गया है, वो एक शारीरिक और दूसरी तरह का आकर्षण है कि वो एक नुमाइशी आकर्षण लग रहा है कि हम जो प्रेम के लिए अब मन नहीं देखते, हम धन देखते हैं, उसकी संपन्नता हम देख रहे हैं, और मतलब उसके इतने खतरनाक रूप उस प्रेम के हो रहे हैं कि आप देख ही रहे हैं कि जब रिश्ते टूटते हैं तो जितने जल्दी वो बनते हैं उतने जल्दी टूट जाते हैं। इसका ये भी कारण है कि जैसे लेकिन पति फिर भी पत्नी है, आत्महत्याएं होती हैं हरनोट जी। हाँ अभी बिल्कुल, भी प्रेम भी आत्महत्याएं भी होती हैं और हत्याएं भी मैं होती हैं। पहाड़ों की एग्जांपल देता हूँ, लव अभी ताजी जिहाद भी हो रहा एग्जांपल है। से ताजे उदाहरण है कि अभी हमारे पहाड़ों में मतलब कुछ ही इलाके ऐसे हैं कि अगर लड़का लड़की प्रेम करते हैं, भले ही चाहे वो एक ही कास्ट में भी है, तो लेकिन अगर माँ बाप को मंजूर नहीं है तो उनकी वो उसका इतना वर्चस्व और इतना अपना दम्भ है उसमें कि वो हत्याएं हो जाती है। और दूसरे इंटरकास्ट जो मैरिज है वो तो हमारा समाज आज भी बहुत कम मानता है। और पहाड़ों में तो अगर इंटरकास्ट मैरिज करने की सोचे भी कोई, या मतलब एक दलित लड़की या स्वर्ण लड़के से प्रेम करती है, या स्वर्ण लड़का दलित से लड़की से प्रेम कर बैठता है, तो अगर वो किसी तरह ये भी सोच लेते कि हम घर से भाग जाएं, फिर भी वो जो माँ बाप है, उनके भाई है, सारे हैं, उनमें वर्चस्व की इतनी लड़ाई है कि वो सही मायने में वो हत्या तक वो चीजें पहुंच जाती है। तो इसलिए इसमें सचमुच ये बहुत सोचने वाली बात है कि ये चीजें कैसे बदली है, और आज हमें मतलब किस ओर हम जा रहे हैं। और ये प्रेम में जो विकृतियां हैं ये बहुत खतरनाक है, जिससे परिवार तो टूटे ही हैं, लेकिन हम समाज और समाज भी टूट रहा है इससे, और जो संस्कृति है हमारी उसका ह्रास तो हो ही रहा है उस तरह से। जी, कोई एक प्रेम कहानी जो आपको याद, आप अपने थके हुए क्षण में जिसको याद करके प्रेरणा पाते हैं, कोई प्रेम का कोई स्पंदन जो आपने युवावस्था में सोचा होगा कि हम ऐसा प्रेम करेंगे, कोई ऐसी कहानी? मुझे तो वो लोक कथा याद आती है कुंजू चंचलो की, जो इतने सुंदर गाने हैं उसमें कि मतलब किस तरह वो मतलब वो प्रेम करते हैं दोनों। और जो कुंजू है, जब मतलब एक राजा के पास वो एक सिपाही होता है, और राजा और वजीर भी उस लड़की से प्यार करते हैं जिससे कुंजू करता है, और जब उनको पता लगता है कि ये इस लड़की से प्यार करता है तो उसको वो कहीं युद्ध में भेज देते हैं और उसको मरवा देते हैं वहां पे। लेकिन आप देखो कि राजा और जो वजीर है वो भी उस लड़की से प्यार तो करते हैं, लेकिन वो अभिव्यक्त नहीं कर सकते। और जब लड़की को साजिश का पता चलता है तो वो आत्महत्या कर लेती है वो लड़की। और जब कुंजू को उस कुंजू को पता चलता है कि भाई मेरे साथ इतनी बड़ी साजिश हुई, हालांकि उसने अपना कर्तव्य निभाया, लेकिन फिर वो उसी जगह पे वो भी अपने प्राण न्यौछावर कर देता है उस लड़की के लिए।
तो आज भले ही ये अटपटी चीज लगे कि भाई प्रेम में आत्महत्या तक की बात आती है, तो लेकिन उसमें वही है कि जो समर्पण था, जो एक आदर्श भाव था और जो एक शिष्टता थी, वो उन दोनों ने बरकरार रखी। कि मतलब अगर वो लड़की चाहती तो एक गरीब घर की लड़की थी और राजा से भी शादी कर सकती थी जब उन्होंने प्रस्ताव ये दिया। त्याग वाली भावना हाँ, बहुत त्याग बड़ी वाली बात बात है, है। बिल्कुल आप त्याग जबकि वाली, अहंकार का विलयन होना ही है तो त्याग होना ही बिल्कुल चाहिए। त्याग। हाँ जी, हाँ जी। और आप अब पंकज आप पहले बोलेंगे, सुबीर आप या फिर आप बताएंगे, भालचंद जी जो भी चुने, कुछ क्षण जो आप जी चाहते हैं कि प्रोजेक्ट किया जाए नई पीढ़ी के सामने, जिससे वो उस तरह के प्रेमी बन सके। क्योंकि सिनेमा और सीरियल जो जिस तरह के प्रेम प्रस्तावित कर रहे हैं वो पूरा सफिशिएंट फलक नहीं है। तो साहित्य से हमें कुछ मोमेंट्स, कुछ क्षण ऐसे देने होंगे जो नई पीढ़ी के मन में प्रेम का एक नया तरह का गढ़ंत, एक नई तरह का कंस्ट्रक्ट सामने रख सके और जो फीजिबल हो, मतलब अब जी सामंती सोच से ऊंचा। जी। मुझे ऐसा लगता है अनामिका जी कि मैं व्यक्तिगत रूप से रेणु जी का बहुत प्रशंसक हूँ। और जो पहले मैं उसका जवाब देता हूँ कि कौन सी कहानी ने मुझे प्रेम को लेकर बहुत अंदर भाव पैदा किए, तो रेणु जी की एक कहानी है रसप्रिया। तो हाँ, वो हाँ। मैं उस कहानी को, जब भी मैं बहुत उदास होता हूँ, जब भी कुछ ऐसा लगता है कि आज कुछ बहुत मन खराब हो रहा है, तो उस दिन रसप्रिया निकाल कर पढ़ लेता हूँ। क्योंकि उस कहानी में जो प्रेम है, वो जिस त्याग की आप बात कर रही हैं, वो अद्भुत तरीके से सामने आता है। और उस कहानी के अंत तक आते आते, हर बार कई बार पढ़ी हुई कहानी, लेकिन हर बार अंत तक आते आते वो पलकों के किनारों पर थोड़ा गीलापन ले आती है। तो मुझे लगता है कि अभी हमने इस नई पीढ़ी को अंदर से आर्द्र होना नहीं सिखाया, अंदर से नम होना नहीं सिखाया है। और ये पीढ़ी आंखों से तो रोती है, लेकिन मन से शायद नहीं रोती है। तो ये और हमारी जिम्मेदारी है ना, हम लेखक, जी आपके जैसे लेखकों की जिम्मेदारी कि हम नए जी गढ़ दें उन्हें, क्योंकि जी उनका भी बिल्कुल मन वही है, कोमल वही ही है, है। जी। बिल्कुल कोमल है। लेकिन वही है कि हम लोगों को समय पर ऐसा साहित्य मिल गया, ऐसी ऐसी फिल्में भी होती थी, अच्छी होती थी, संगीत होता था ऐसा, फिल्मी संगीत से लेकर सब गजलें होती थी, और वो सब एक वातावरण पैदा कर देते थे कि हम अंदर से बहुत नम हो जाएं। हम लोग तितलियों के पीछे भागने वाले लोग, झरनों के पास खड़े रहने वाले लोग। बहुत और सुंदर, प्रकृति का भी बहुत प्रकृति का क्षण, योगदान। मतलब वो जी आपने बहुत सुंदर बात कही कि जी प्रकृति भी एक परिदृश्य देती है, आंतरिकता का एक परिवेश रचती है। वो बिल्कुल। भी तो वो भी खत्म हो रही है शहरों में, वो तो सब बिल्कुल ही खत्म हो रहा है। खत्म। और एक और उसमें जो खत्म होने के साथ, जैसे मैं देखता हूं कि जब मैं इंद्रधनुष को देखता था कि आकाश पर इंद्रधनुष है, तो छत पर खड़े होकर देखे जा रहे हैं और ये भी आंखों, सोच रहे कि काश मेरे साथ कोई देखता, जो वो साथ में देखता हमारे, वो भी एक होता है कि वो शेयर भी एक करने का, जी साझा करने का ये जो साझा जज्बा। करने जैसे इन्होंने त्याग की बात कही, आपने साझा कुछ अच्छा देखा तो शायद काश वो भी देखती या काश वो भी अब देखता, वो साझा हाँ, करने वो वाली पूरा बहुत सुंदर चांद, बात। जी पूरा पूरे चांद देख चांद के काश वो भी देखती, वो भी ये भी देखता। सोचा करते थे लोग कि वही चांद वहां उस शहर में होगा। इस तरह जी की बातें। तो प्रकृति की भूमिका, मैन भूमिका, वुमन कॉस्मोस, ये जो त्रयी जी है, जी ये जो कालिदास में भी है और लॉरेंस में भी है, जी प्रकृति का बहुत, या आप पूरा क्या पूरा कालिदास में तो बहुत ही है। और मतलब कि जी जहां भी प्रकृति का साहचर्य होता है, प्रकृति अपने उन्नत स्वरूप में होती है, वहां जी आपके भीतर भी उन्नत एक चित्ताकाश आपका बढ़ जाता है। जी बहुत जी सुंदर। और जी अब आपके पास आ रही हूँ मैं, भालचंद जी आप बताइए दो कहानियां, दो क्षण जो, जैसे इनकी कहानी में एक क्षण है जिसमें वो किसान जो कलेक्टर के यहाँ मिलने गया है, वो दोने में भर के जो उसको खाने को मिला है वो लपेट के ले आता है। अभी भी मैं देखती हूँ कोई भी माँ मीटिंग में कहीं जाती है तो बच्चों के लिए वो जो मिलता है वो कहीं बांध के ले आती है। तो ये जो है कि कुछ अच्छा खाया पिया तो काश वो खा ले, वो इस तरह का कोई क्षण आप बताएं। जी, प्रेम को लेकर ही मैं कहना चाहूंगा कि मुझे तीसरी कसम ज्यादा पसंद है। वो इस अर्थ में इसलिए नहीं कि बहुत लोकप्रिय और बहुप्रतिष्ठित कहानी है, बल्कि इसलिए कि उस कहानी में जितना इनोसेंट प्रेम है, जितना अबोध प्रेम है, एक किस्म का कुंवारा और अनछुआ सा प्रेम। अनछुआ इसलिए
कि दोनों नहीं कह पाते अंत तक एक दूसरे को कि हम प्रेम करते हैं, लेकिन महसूस दोनों करते हैं कि सामने वाला व्यक्ति मेरे प्रेम को समझ रहा है। तो ये प्रेम का जो क्षण होता है, ये जो स्थिति बनती है, ये बहुत अद्भुत बनती है प्रेम में। अभी चूंकि मैंने और रचना ने मिलकर प्रेमवत का एक इंटरव्यू किया था प्रेम विशेषांक के लिए, तो उसमें भी हमने यही बात, इसी पर बहस हुई थी कि उन्होंने कहा कि मैं प्लेटोनिक लव को बिल्कुल नहीं मानता, और मैंने कहा कि मैं मानता ही नहीं, बहुत बड़ा भरोसा करता हूँ इस प्रेम पर। बहुत सही बात। उम्र भर एक मुलाकात चली जाती है। हाँ, वो वही है, वो उम्र भर प्रेम का अमृत तो उसी पर टिका हुआ है। मैं जहाँ तक सोचता हूँ कि देह उसे धीरे धीरे, यदि बीच में उसकी उपस्थिति आती है तो फिर उसका क्षरण धीरे धीरे शुरू होता है, और एक किस्म की प्रेम के बजाय प्रेम की औपचारिकता बनी रह जाती है, एक औपचारिक स्मृति बनी रह जाती है प्रेम की। फिर आदमी प्रेम में नहीं जीता, प्रेम की स्मृतियों में जीता है फिर। तो एक मेरी कहानी है जंगल कहानी। आदिवासियों के बीच रहने वाले 3 युवाओं की कहानी है। एक वहाँ के पुलिस ऑफिसर की बेटा है, एक फॉरेस्ट ऑफिसर की बेटी, और तीसरा इनके यहाँ गेस्ट होकर आया हुआ नायक है जो नक्सलाइट की भूमिका में है काफी हद तक। मैंने कहीं घोषित रूप से नहीं लिखा, लेकिन है वो वही। तो वो लड़की भी कभी नहीं कह पाती उस लड़के से, और लड़का भी नहीं कह पाता, पर समझते दोनों थे कि हम प्रेम करते हैं एक दूसरे से। और जब लड़का चला जाता है बस्तर, बगैर कुछ कहे, बगैर कुछ सुने किसी को भी, तब लड़की निर्णय लेती है कि वो जो बचा दूसरा लड़का था जो उनके साथ था, उससे शादी करने का निर्णय लेती है। और एक दिन उसका पति को मालूम था, वो तो साथ ही रहते थे, कि ये उससे प्रेम करती है। लेकिन सबसे बड़ी बात ये थी, मुझे लगी उसमें विशेषता डालने की कहानी में, कि वो कहीं खलनायक की तरह मैंने उसे पेंट नहीं किया। वो उन दोनों के प्रेम को स्वीकार करता है कि ठीक है, इनका प्रेम है। तो अखबार पढ़ते हुए कहता है कि अरे, भानु का एनकाउंटर हो गया और उसकी डेथ हो गई। तो सहसा वो जो लड़की एक क्षण के लिए कहती है अरे कब, और फिर कहती है रुको जरा, तवे पर पराठा जल रहा है, और भीतर चली जाती है। बहुत सुंदर ये तनाव जो है, बहुत सुंदर। ये जो आपसदारी है कि आपने जिससे प्रेम किया, प्रेम का मतलब ये नहीं कि आप ब्रूटली पॉजेसिव हो जाएं। ये बहुत सुंदर आपने क्षण बताया। आप उसके भाव का आदर करें, और वो भी आपकी जिम्मेदारियां, आपके पराठा जलने न दे, और आप भी उसके भाव का आदर करें, तो एक के बहाने सारी दुनिया अच्छी लगे और फिर भी मर्यादित रहे। ये बहुत सुंदर बात हो गई। तो अब हमें समय घड़ी की ओर देखते हुए रैप अप करना होगा। और तीनों हमारे महत्वपूर्ण लेखकों ने जो कहा, उसका सारांश कुछ ऐसे बन सकता है कि जैसे फोटोग्राफर जानते हैं कि हर चेहरा कहीं ना किसी एंगल से सुंदर होता है, उसी तरह लेखक जानते हैं कि हर प्रेम प्रसंग कहीं ना कहीं से उदात्त करने वाला होता है, और वो उस क्षण को पकड़ने की कोशिश करते हैं। ये हमारा, जैसे बुद्ध कहते थे कि बुद्धत्व के बीज सब में है, हम सब में कुछ ना कुछ ऐसा है जिसके आधार पर हमें प्यार किया जा सके, और हमें सब में ऐसा कुछ है जिसके आधार पर हमसे विरक्ति जग सके किसी के मन में। तो जब हम किसी को एक बार प्रतिबद्ध होते हैं या किसी की ओर एक तरह से हम अपना अहंकार समर्पित करते हैं, तो उनके साथ बने रहना अच्छा इसलिए है नई पीढ़ी के दोस्तों कि ये तो लोभ तो कहीं ना कहीं, लोभ के रास्ते तो अनंत है और भटकाएंगे ही। जो सामने है उसमें जो उसका शुभ पक्ष है, उसको देखते हुए अपने प्रेम को नायकत्व की, और पद्मिनी, आप धीरोदात्त नायक हो और वो पद्मिनी नायिका हो, ये एक अलग तरह का भाव जगाते हुए दलित धीरोदात्त भी हो सकता है। ये नहीं कि राजा धीरोदात्त होने के लिए आपको राजा और सामंत होना चाहिए। आज के जमाने में दलित लोग
और आदिवासी लोग और गांव के लोग और कस्बों के लोग जिनको भौतिक ज्यादा मौका नहीं है, उनके मन में उदात्तता ज्यादा है। जैसा कि हरनोट जी की भी बात से और आप सब की किसानों की बात की, इन्होंने आदिवासी प्रदेश में रहने वाले व्यक्ति की बात, तो उदात्तता का संबंध शायद प्रकृति से भी है, उदात्तता का संबंध ओवर एक्सपोज नहीं होने से भी है, और उदात्तता का संबंध अपने अहंकार के विलोपन से है। फुटा कुंभ जल जल ही समाना यह तत्कथो ज्ञानी। जब कबीर ऐसा कहते हैं तो अहंकार का घड़ा फूटने की बात कह देते हैं। और जो भी सामने है उसमें जो प्यार करने लायक हो, अपना सर्वस्व समर्पित करके उसे प्यार करे तो जीवन कितना सुंदर हो जाए, ये करके ही देखने लायक है। क्योंकि बूंद चाटने से प्यास नहीं, ओस की बूंद चाटते रहने से प्यास नहीं बुझती। अब भीतर ही आपके सागर है, सामने वाले को अपने भीतर और अपने बाहर के बीच की पुलिया बनाकर आप अपना चित्ताकाश अनंत कर सकते हैं। और प्रेम वही है जो एक के बहारे सारी दुनिया से प्रेम करना सिखाए, ये सूफियाना जज्बा जगाए। बहुत बहुत धन्यवाद। हम 3 बड़े लेखकों, अपने समय के 3 बड़े लेखकों के साथ एक लंबी यात्रा पर गए, और नई पीढ़ी इनसे जो भी क्षण इनकी कहानियां पढ़े और जो भी क्षण इनको संग्रहणीय लगे उसके आधार पर अपना जीवन अनुकूलित करे, तो प्रेम मौन मधु हो जाए, निराला के शब्दों में। ये बहुत बड़ी बात है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। नमस्ते। धन्यवाद।